बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसका हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और इस बार जो है वीडियो अपलोड करने में थोड़ी ताख़ीर हुई क्योंकि तबीयत मेरी जो है वो ठीक नहीं थी। अभी भी आवाज़ जो है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, बैठी हुई है काफ़ी आवाज़, गला भी जो है वो इतना ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। बहरहाल तो आज हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज जो है ये है चैप्टर का नाम, और एक्सरसाइज 3.1 हमें जो है डिस्कस करनी है। तो कुछ पहले जो है वो बेसिक चीज़ें हम जो है रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखें, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसके अंदर होती हैं अलजेब्रिक टर्म्स। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या चीज़, यानी अगर हम क्या करें, जो उसमें टर्म्स हैं यानी कि वेरिएबल्स या कांस्टेंट वगैरह, अगर वो इस तरह से कनेक्ट हुए में हो कि बिल्कुल बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस, ठीक है, इनके ज़रिए से अगर वो कनेक्ट हुए में हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर उसमें इक्वलिटी का या इनइक्वलिटी का साइन जो है वो यूज़ हो जाए तो वो फिर इक्वेशन बन जाता है, या अलजेब्रिक सेंटेंस उसको फिर हम कह रहे होते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस करने हैं, यानी इसमें कोई इक्वलिटी या इनइक्वलिटी का सिंबल जो है एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं होता। अच्छा, अब इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अलजेब्रिक टर्म के, उसमें होते हैं, देखें, कांस्टेंट हो सकते हैं उसके अंदर, उसमें वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म ऐसी टर्म है जो बिल्कुल चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो नंबर जितने भी हैं सारे 1 2 3/5, तो जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल जो हैं वो हम अल्फ़ाबेट्स जो है यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, इस तरह से जो है आपका अल्फ़ाबेट्स जो है वो आप वेरिएबल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो है वो एक्स वाई जेड ही यूज़ हो, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ही यूज़ हों। जैसे कि फ़िज़िक्स में आपने देखा होगा कुछ फार्मूलाज इस तरह के हैं जिनमें वो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और एंगल में के लिए आप इस्तेमाल करते हैं थीटा फाई। तो इस तरह की मतलब कुछ भी चीज़, कोई सिंबल जो है वो वेरिएबल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि ये तो बात हो गई कांस्टेंट और वेरिएबल के हवाले से। अब कांस्टेंट और वेरिएबल यानी कि ये कोफिशिएंट में की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये पावर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और मतलब जो अलजेब्रिक टर्म हमने लिखी है, अलजेब्रिक जो टर्म होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोफिशिएंट क्या होता है, पावर क्या होता है। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट जो है वो चीज़ है जो वेरिएबल के स्टार्टिंग में लिखी जाती है। ठीक है, वेरिएबल के स्टार्टिंग में जो नंबर लिखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेरिएबल के पीछे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, तो उस कंडीशन में कोफिशिएंट होता है 1। जैसे कि यहाँ पर कि एक्स के पीछे देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट 1 है। सिमिलरली वाई का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 1 है, जेड का कोफिशिएंट भी यहाँ पर क्या है, 1 है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ हो कोफिशिएंट, एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल लिखी है कि एक्स का देखें, ये पूरी चीज़ जो है एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी जो है ये पूरा का पूरा जो है कोफिशिएंट है किसका, एक्स, वेरिएबल एक्स का। अब अगर ए और बी को भी एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं हम, तो ए जो है उसका कोफिशिएंट होगा 1 और बी का जो है कोफिशिएंट होगा 1। क्लियर है? एक दफ़ा और बता देता हूँ मैं आपको कि वेरिएबल के स्टार्टिंग में पीछे जो है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर जो भी चीज़ लिखी होती है, भले वो नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, वो एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाया है कि एक्स के पीछे हमने लिखा है ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इस कंडीशन में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो a प्लस बी है। ठीक है, आप दूसरी चीज़ होती है, देखें, पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। एक ही चीज़ के नाम है ये, पावर भी कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हो तो इंडेक्स जो लफ्ज़ है ये इंडेसिस में चेंज हो जाता है, बाकी पावर पावर्स, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट, सिंपल एस लगा देते हैं यानी कि। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, पावर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वेरिएबल के या किसी भी कांस्टेंट टर्म के, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल की हो पावर, कांस्टेंट टर्म की भी हो सकती है। ठीक है, तो वेरिएबल जो है इसके ऊपर जो छोटी सी चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, जो नंबर लिखा हुआ है 2, तो ये इसकी क्या होती है, पावर। पावर हमेशा ऊपर की साइड पर लिखी जाती है स्मॉल करके, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट बनाकर लिखी जाती है हमेशा। ठीक, अच्छा, पावर अगर 2 हो तो इसका स्पेशल नेम है, इसको हम स्क्वायर कह रहे होते हैं। ठीक है,
तो इसको जो है x की पावर 2 जो है वो मतलब कह तो हम इसको इस तरह भी सकते हैं कि x की पावर 2, लेकिन इसका जो है स्पेशल नेम भी है, इसको हम कह रहे होते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली अगर पावर 3 लगी हुई है तो इसको हम पढ़ते हैं एक्स क्यूब। ठीक है। 3 को हम जो है रीड करते हैं एक्स क्यूब, पावर 3 को हम रीड करते हैं एक्स क्यूब। अगर पावर कुछ भी लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, जैसे सिर्फ y लिखा हुआ है, तो इस केस में जो पावर है वो क्या है, 1 है। अगर कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा पावर में, तो इसका मतलब पावर जो है वो क्या है, 1 है। अगर किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर ज़ीरो हो गई, तो यहाँ पर जो है इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो उसका रिज़ल्ट आता है 1। क्लियर। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल की पावर होगी, कांस्टेंट की भी पावर हो सकती है, यानी कि जो 1 है, 1 की पावर जो है यहाँ पे 1 ही है, और 1 की तो जो मर्ज़ी आप पावर लगा लें तो वो हमेशा 1 ही रहता है। 1 की जो मर्ज़ी आप पावर लगा लें, 1 हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है। अब एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं बेस। पावर जिस चीज़ पे लगी है, भले वो नंबर है या कोई एक्सप्रेशन है या कोई वेरिएबल है, तो वो कहला रहा होता है उसका बेस। यानी कि ये जो पावर 3 आपको लगी हुई नज़र आ रही है, इसमें जो बेस है इसका वो है y। अब कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही पावर लगी हुई हो एक टर्म के अंदर, यानी एक टर्म के अंदर, अब जैसे ये पूरी एक टर्म है, सिंगल टर्म है ये, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो अब इसमें देखें एक से ज़्यादा पावर्स यूज़ हो रही हैं, यानी कि पावर 2 का जो बेस है वो है y, और पावर 1 का जो बेस है वो क्या है, x, यानी x की पावर है 1 और y की पावर है 2। x के ऊपर क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये जो पावर लगी हुई है वो x पर लगी हुई है। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिख के यहाँ पे बताई हुई है आपको। अब सिमिलरली एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, पावर का जो बेस है वो एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि जो पावर 2 है इसका बेस है a प्लस बी। ठीक है, इसको रीड करते हैं, बहुत मशहूर फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर जो है ये फार्मूला है। तो इसमें जो पावर 2 है इसका जो बेस है वो है a प्लस बी। ठीक है ना, बेस ऑफ पावर 2 इज़ a प्लस बी। तो ये बात हो गई हमारी। तो ये बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, वर्डिंग में मैंने आपको जो है वो ओरली बता दिया है, लिख के नहीं बताया। बहरहाल तो ये फॉलोइंग 3 टाइप्स हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हो सकती हैं। पॉलिनोमियल हो सकता है, रैशनल हो सकता है और इरेशनल हो सकता है। ठीक है। अब पॉलिनोमियल कब कहलाएगा वो, अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल x कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल का होगा, पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा वेरिएबल का भी हो सकता है। सही। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक जनरल फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो a0 a1 a2 इन्होंने लिखे हुए हैं जनरल फॉर्म में, ये क्या है, कोफिशेंट्स हैं, जबकि x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और ये इसकी जो पावर आपको नज़र आ रही है n, ये इसकी पावर है। ठीक है, n जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है n, ये n-1 n-2 n-3, और फिर ये आगे 1 तक जा रहा है, और फिर ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ गई है। ठीक है, पावर जो है देखिए पॉलिनोमियल जो है उसको उन्होंने लिख के दिखाया है, मैं किस फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाया है, यानी सबसे हाईएस्ट पावर सबसे ऊपर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और कम होते होते फाइनली वेरिएबल की पावर यहाँ पर देखें 0 हो गई है। तो वेरिएबल की पावर 0 होने का मतलब वो 1 हो गया है, तो इसलिए वो यहाँ पर लिखा हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और ये जो a0 a1 a2 a3 आपको लिखे में नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब क्या है, कोफिशेंट्स हैं, ये जनरलाइज करके उन्होंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। अब यहाँ पर ये जो n इन्होंने लिखा है, पावर, वेरिएबल की पावर ज़रूरी है पॉलिनोमियल के लिए, कंडीशन यही है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए कि पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि ज़ीरो भी शामिल हो सकता है, और ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं नॉन नेगेटिव। ठीक है, और इंटीजर जो है ऐसे नंबर होते हैं जो ज़ीरो भी हो, जो मतलब ज़ीरो भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ 1 2 3 उसमें शामिल है, नेगेटिव सारी वैल्यूज़ -1 -2 -3 उसमें शामिल है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकता, यानी कि 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंटीजर पावर होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी पावर में माइनस साइन ना आ रहा हो कभी भी, अगर पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल उसी वक्त कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब वेरिएबल की पावर जो है वो इंटीजर नंबर होना चाहिए, यानी कि पावर में फ्रैक्शन ना आ रही हो, और दूसरा ये कि पावर जो है वो
पॉजिटिव होनी चाहिए, सॉरी नेगेटिव होनी चाहिए, सॉरी एक सेकेंड रुकें, पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। पावर नॉन नेगेटिव हो और पावर क्या हो, इंटीजर नंबर हो। पावर नॉन नेगेटिव हो और पावर इंटीजर नंबर हो। क्लियर है? यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर यही बात यहाँ पे देखें बताई मैंने, वेर n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तभी जो है हम कहेंगे इसको क्या, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर ये बातें उन्होंने लिखी, मैं रिप्रेजेंटेशन बताई है उन्होंने यहाँ पर कि पॉलिनोमियल को इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम कि p ऑफ x, यानी कि अगर कभी आपको कोई अज्यूम करना हो किसी पॉलिनोमियल को तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल इन x या पॉलिनोमियल ऑफ x। और ये जो n होता है यहाँ पे, पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या आ रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो a0 है ये कहलाता है इसका लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसके पीछे जो भी टर्म लिखी है उसका जो भी कोफिशिएंट है वो उसका कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है वो। अब यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे उन्होंने हमें दी हुई हैं, तो इनसे मैं आपको बताता चलूँ। तो ये जो देखें आप, टर्म का कैसे पता चलेगा कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, तो आपको पता चलता है ये चीज़ कि प्लस जहाँ पे आ जाए या माइनस आ जाए, ठीक है। तो दो टर्म्स जो हैं उनके दरमियान अगर प्लस या माइनस आ जाए तो वो दो टर्म्स को सेपरेट कर देता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे में तो वो एक ही कंसिडर की जाती है टर्म। जैसे यहाँ पे देखें a और x, a0 और ये x की पावर n, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्लस साइन आ गया तो इसका मतलब ये अब यहाँ पर टर्म जो है यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब ये यहाँ से a1 से दूसरी टर्म शुरू हो गई है, फिर यहाँ पर ये देखें दूसरी टर्म स्टार्ट, तीसरी टर्म स्टार्ट हो गई, फिर ये चौथी टर्म एंड सो ऑन। तो प्लस माइनस के साइन जो हैं ये हमें बताते हैं कि कौन सी टर्म कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि जो जो भी टर्म होगी उसका साइन हमेशा उसके लेफ़्ट साइड पे होता है, यानी कि ये जो टर्म आपको लिखी हुई नज़र आ रही है a0 x की पावर n, इसके पीछे आपको कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है इसका, ठीक है। इस टर्म का जो साइन है वो प्लस साइन है। अब ये वाला जो प्लस आपको आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये इस वाली सेकंड टर्म का साइन है, फिर इसी तरह ये वाला जो प्लस है ये थर्ड टर्म का साइन है। तो हमेशा याद रखें कि टर्म का जो साइन होता है प्लस या माइनस वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है, और अगर फर्स्ट टर्म है तो प्लस साइन को हम शो नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर माइनस में है फर्स्ट टर्म तो उसका साइन हमें लिखना पड़ता है। क्लियर? तो अब देखें यहाँ पे कुछ नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए नज़र आ रही होंगी आपको ये, तो इस एग्जाम्पल के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो देखें इसमें 8x एक टर्म है और 5 जो है वो एक अलग टर्म है, और ये जो माइनस साइन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये जो माइनस साइन है ये 5 के साथ होगा, ठीक है। तो 8x और -5 देयर आर टू टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल, और x की यहाँ पे देखें कुछ भी पावर लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पावर क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्योंकि उसकी 1 है तो इसकी डिग्री भी जो है क्या होगी, इसकी 1 होगी। पावर x जो वेरिएबल है हमारे पास इसका कोफिशिएंट है यहाँ पर 8, और x की पावर जो है वो क्या है, 1 है। अब उसके बाद नंबर 2 एग्जांपल देखें, इसमें जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको कितनी नज़र आ रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे देखें सबसे पहली x की पावर 4 नज़र आ रही है, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो क्या होगी, 4 होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसी पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कह रहे होते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखें x की पावर 4 के लेफ़्ट साइड पर, यानी कि उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है। क्लियर? लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास उसका जो साइन है वो क्या है, प्लस है, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। सेकंड टर्म है यहाँ पर हमारे पास माइनस में 2x³, थर्ड टर्म है यहाँ पे हमारे पास 5x², और फोर्थ टर्म है हमारे पास यहाँ पर प्लस में 1। तो इस तरह से हमारे पास इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स मौजूद हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो मज़ीद एग्जाम्पल यहाँ पे डिग्री 31 है, देखें यहाँ पे डिग्री है 4, तो ये तो कोई इतनी
मतलब सिंपल सी हैं। तो डिग्री यहाँ पे देखें ज़ीरो है तो ये भी पॉलिनॉमियल, यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है वो डिग्री क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों कह रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो जाए तो उसका रिजल्ट आता है 1। लेट सपोज यानी कि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, लेट सपोज, तो एक्स की पावर ज़ीरो क्या होगा, 1 होगा। 4 से 1 मल्टीप्लाई होकर 4 ही आ जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो पॉलिनॉमियल है 0 डिग्री पॉलिनॉमियल है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 12, तो इसलिए इसकी डिग्री हो गई 12। यहाँ पे पावर है 4 तो डिग्री 4, पावर है 31 तो डिग्री यहाँ पे हो गई 31। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है आपके पास ऐसा MCQ आए जिसमें वो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कहीं बीच में कहीं जो है वो कर दें एडजस्ट। तो आप जो है पूरा एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो और फिर जो सबसे हाईएस्ट पावर आपको नज़र आए वेरिएबल की, वो उसी से आप जो है वो डिग्री बताएंगे पॉलिनॉमियल की। ठीक है, बाज़ों का जैसा भी होता है कि वो अरेंज करके नहीं देते टर्म्स को, बीच में रैंडमली जो है कहीं पे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल जो है वो बीच में कहीं डाल देते हैं। तो उससे फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो मतलब अगर आपने उसको नहीं देखा और आपने बस देखा स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, उसकी पावर देख के आपने डिग्री बता दी, तो ये जो है गलत हो जाएगा फिर। क्लियर है। तो आप पूरा एक्सप्रेशन अच्छे से जो है उसको देखो और उसके बाद जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको नज़र आए वही जो है उसकी क्या होगी, पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी। अब उसके बाद नीचे देखें एक से ज़्यादा वेरिएबल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि हो सकते हैं पॉलिनॉमियल के अंदर। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसमें देखें 2 वेरिएबल आ रहे हैं। जब 2 वेरिएबल आ रहे हों तो हमें जो है वो हाईएस्ट पावर जो है वो इस तरह से देखनी होती है कि आप वेरिएबल की पावर्स को क्या कर लें, ऐड कर लें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें पावर बन रही है 3, यहाँ पे देखें 2 वेरिएबल हैं, अब x की पावर 3 है, y की पावर 2 है। अब जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 2 कितना आएगा, 5। अब यहाँ पे देखें x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4। अब यहाँ पे x और y दोनों गायब है, यानी कि यहाँ पे दोनों की पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर देखें कहाँ बन रही है, इस पोजीशन पे बन रही है, 3 + 2 5। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो 5 है। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल विद 2 वेरिएबल्स x एंड y एंड इट्स डिग्री इज़ 5। तो इस तरह से आप जो है बताएंगे डिग्री। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ पॉलिनॉमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, अभी डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स उसमें मौजूद हैं, टर्म्स की जो है तादाद कितनी है पॉलिनॉमियल के अंदर, उस बेसिस पे जो है हम ये क्लासिफिकेशन, ये नाम दे रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही टर्म है उसके अंदर पॉलिनॉमियल में तो मोनोमियल कहलाता है, जैसे कि 3x 7xy 6xy² z की पावर 5। ठीक है, अब ये 3x पूरी एक टर्म है, 7xy पूरी एक टर्म है और ये 7x और y तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, टर्म जो है उस वक्त ख़त्म होगी जब आगे कोई नया सिंबल आ जाए उनके दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान अगर कोई नया सिंबल आ जाए, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तब हम कह रहे होते हैं कि वो सेपरेट टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म काउंट होगी और ये कहलाएंगे सब के सब मोनोमियल। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो, उसे हम कह रहे होते हैं मोनोमियल। 2 टर्म्स होंगी तो कहलाएगा बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगे तो कहलाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा टर्म्स हैं तो हम उसको कह रहे होते हैं मल्टीनोमियल। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर है 3.1। एग्जामिन करना है हमें कि इनमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। रैशनल और इर्रेशनल देखिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ पॉलिनोमियल एक्सप्लेन किया था क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा बातें थी जो बताने वाली थी। रैशनल में आपको एक्सरसाइज के अंदर ही जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा और रैशनल और इर्रेशनल एक साथ एक्सप्लेन कर दूँगा, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिन हमें करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, मतलब एग्जामिन करके बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं। तो पार्ट नंबर 1 देखें, इसमें हमें चेक करना है कि वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है ना, सारे वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है और ये देखना है कि सारी की सारी पावर्स पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव मतलब नेगेटिव ना हो, पावर जो है वो क्या ना हो, नेगेटिव ना हो, ये चेक करना है। और इंटीजर नंबर हो, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि पावर 0 भी हो सकती है, पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक्स वाई स्क्वायर
तो x की पावर यहाँ पे 1 है पॉजिटिव है, y की पावर यहाँ पे 2 है पॉजिटिव है, x की पावर देखें यहाँ पे 2 है पॉजिटिव है, इंटीजर भी है ये, और सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, मतलब ज़ीरो है यानी कि नॉन नेगेटिव है, तो इसलिए जो है ये क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें, y की पावर लिखी हुई है -2, ठीक है, नेगेटिव आ गई पावर, तो इसलिए जो है ये पॉलिनॉमियल नहीं है। नंबर 3 को देखें, इसमें जो है सारी के सारी देखें पावर्स यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स हैं, पावर एक्स की वेरिएबल की पावर देखनी है आपने, ठीक है, वेरिएबल की पावर सारी जो है वो क्या है, नॉन नेगेटिव हैं, इंटीजर हैं, इसीलिए जो है यह क्या है, पॉलिनॉमियल है। उसके बाद यहाँ पर देखें नंबर 4 में देखें, ये जब रेडिकल साइन हटता है तो पावर आती है फ्रैक्शन में, यानी कि इसकी पावर लगेगी 1/2, तो इसलिए क्योंकि ये 1/2 इंटीजर नहीं होता, इसीलिए जो है ये पॉलिनॉमियल नहीं है। पार्ट नंबर 5 में देखें, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये x+2, ठीक है, अब डिनोमिनेटर में अगर लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्लियर है। उसके बाद देखें आगे 2/x प्लस में x³ माइनस में 2, तो अगेन यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये x, तो इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। डिनोमिनेटर में जब लिखी होती है चीज़, तो जब नीचे से ऊपर उसको लेकर जाते हैं तो पावर उसकी चेंज हो जाती है साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, जब वो इसको ऊपर लेके जाएंगे आप x को, तो पावर हो जाएगी -1, यानी कि x की पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है, तो डेफिनेशन से बाहर चला गया इसका मतलब ये, तो इसलिए जो है ये पॉलिनॉमियल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जब आप x+2 पूरा जब ऊपर लेके जाएंगे तो इस पूरी चीज़ की पावर लग जाएगी -1, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा। अब आगे देखें, यहाँ पे बताना है हमें कौन सा रैशनल है और कौन सा रैशनल नहीं है, क्लियर। अच्छा, अब अगर पावर जो है वो क्या हो, या तो चलें इसके लिए आसान करके बता देते हैं। पावर जो है अगर फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना, तो जो है वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। पावर अगर क्या हो, फ्रैक्शन हो, जैसे कि यहाँ पर x की पावर लगेगी देखें 1/2, अगर फ्रैक्शन में आ गई पावर तो ये फिर बन जाता है इर्रेशनल एक्सप्रेशन, क्लियर। बाकी अगर इस तरह से जो है वो डिवीज़न की फॉर्म में लिखी हुई हो, दो पॉलिनॉमियल्स आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो हमें दोनों पॉलिनॉमियल्स को देखना होता है, ठीक है, ऊपर वाले पॉलिनॉमियल को भी देखना होता है, नीचे वाले को भी देखना होता है, न्यूमरेटर को भी चेक करना होता है, डिनोमिनेटर को भी। दोनों अगर पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल की जो कंडीशन हैं उसको सेटिस्फाई कर रही हैं दोनों, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो तब हम कहते हैं कि जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, रैशनल है, अदरवाइज़ हम कह देते हैं कि ये रैशनल नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 रैशनल है, क्यों है रैशनल, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और P ऑफ x यानी कि ये भी पॉलिनॉमियल है, सारी की सारी पावर्स जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे हैं सारी की सारी पावर, तो इसलिए पॉलिनॉमियल हैं दोनों चीज़ें, न्यूमरेटर भी पॉलिनॉमियल है, डिनोमिनेटर भी, तो इसलिए जो पूरा एक्सप्रेशन है ये कहलाएगा रैशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद देखें दूसरी टर्म में यहाँ पे x की पावर जो है न्यूमरेटर में हमें नज़र आ रही है, रेडिकल के अंदर ये x लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो पावर लगेगी फ्रैक्शन में, तो इसलिए ये इंटीजर, ये पॉलिनॉमियल या रैशनल एक्सप्रेशन जो है ये नहीं है, ये इर्रेशनल है। ये वाला जो है दूसरे वाले की अगर बात करें, नंबर 3 की अगर बात करें, तो इसमें देखें ये न्यूमरेटर जो है पॉलिनॉमियल है, ठीक है, सारी पावर जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पर नीचे भी डिनोमिनेटर में भी सारी की सारी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये भी जो है एक रैशनल एक्सप्रेशन है। पार्ट नंबर 4 देखें तो यहाँ पे x के ऊपर y के ऊपर हमें रेडिकल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, न्यूमरेटर भी जो है पॉलिनॉमियल नहीं है यहाँ पर, और डिनोमिनेटर भी पॉलिनॉमियल नहीं है, तो ये जो है कहलाएगा इर्रेशनल एक्सप्रेशन, ये रैशनल नहीं है। यहाँ पर 7 पॉलिनॉमियल है, x+7 ये भी पॉलिनॉमियल है, तो ये जो है क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर तो पॉलिनॉमियल है यानी कि 1 लिखा हुआ है, लेकिन न्यूमरेटर की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे x की पावर जो है वो फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये जो है रैशनल नहीं है, ये एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अब रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म, टोटल 9 पार्ट्स हैं, सारे के सारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मतलब शामिल हैं इस काम के अंदर, सिंप्लीफिकेशन क्योंकि हमें करना पड़ेगी। तो पहले मैं आपको इसका जो मेथड इन्होंने बुक वालों ने हमें लिख के बताया है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर मैं ऐड करना भूल गया हूँ जनाब। बहरहाल आपको ये बुक में जो है इसके मतलब लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। 3 स्टेप्स होते हैं कि आपने क्या करना होता है,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की आपने करनी होती है फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है, फैक्टर फाइंड करने होते हैं। और फिर अगर जो कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी ऊपर और नीचे अगर कोई फैक्टर ऐसा आ रहा है जो एक जैसे हैं, तो उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो फाइनल जो हमारे पास बचता है वो ही हमारे पास क्या होती है, लोवेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 1 के हवाले से अगर मैं बताऊँ आपको, बाकी सब में तो ये सारे स्टेप्स बिल्कुल सही सही फॉलो होंगे। पार्ट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, इसमें मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है। फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है फैक्टराइजेशन करने का इसका, क्योंकि कोई कैंसिलेशन नहीं होने वाली। तो इसका जो है आंसर जो बुक में दिया हुआ था, बस वो मैच करवाने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स कर दिए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता। बाकी सारे पार्ट जो हैं वो हो जाएंगे सिंप्लीफाई। तो पार्ट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। पहले देखें, लिखा हुआ है p की पावर 2 यानी कि p स्क्वायर माइनस में 100 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस में 10। अब p स्क्वायर माइनस में 100, इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ बुक का जो आंसर ये आ रहा था, देखें बुक में आंसर आ रहा है 1 माइनस 110 अपॉन p स्क्वायर प्लस 10। तो बस ये जस्टिफाइड करने के लिए मैंने इसके अंदर कुछ स्टेप्स कर दिए हैं। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 10 इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में मैंने 10 जो है वो अपनी तरफ से ऐड भी करा दिया है और सब्ट्रैक्ट भी करा दिया है। तो p स्क्वायर प्लस 10 माइनस में 10, ये हमने जो खुद से कराया ये वो चीज़, और माइनस में 100 देखें लिखा हुआ था पहले से, वो यहाँ पर लिख दिया। अब p स्क्वायर प्लस 10 को साथ क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे भी लिखा हुआ है p स्क्वायर प्लस 10, तो कैंसिलेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको साथ लिख दिया। अब -10 और -100 को मैंने ऐड करा कर ये कर दिया मैंने माइनस में 110। सेम साइन अगर होते हैं तो एडिशन हो जाती है, ठीक है, माइनस माइनस जो है ये एडिशन हो जाएगी, 100 और 10 हो जाएंगे 110 हो जाएंगे ये। अब दोनों के साइन क्योंकि नेगेटिव थे तो रिज़ल्ट भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में 110 लिखा है। अब उसके बाद हमने कराया है एलसीएम ब्रेक, यानी p स्क्वायर प्लस 10 को हमने p स्क्वायर प्लस 10 के नीचे भी लिख दिया है और 110 के नीचे भी लिख दिया है, और बीच में देखिए माइनस साइन यहाँ पे मौजूद था इन दोनों के, इन दोनों चीज़ों के, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हमने बीच में लगा दिया है। अब उसके बाद देखें यहाँ तो कैंसिलेशन हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया है, और बाकी ये जो है रिमेनिंग पार्ट हमारे पास मौजूद है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, इससे आगे इसमें मज़ीद और कुछ नहीं हो सकता। पार्ट 2 देखते हैं अब। 3ab माइनस में 3a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस में 6ab प्लस में 3ab स्क्वायर। अब होना तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन है, और फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है आपका वो मेरे ख्याल में आगे है, ठीक है ना, लेकिन फैक्टराइजेशन के हवाले से अगर आपको मज़ीद डिटेल जाननी है तो मतलब पुरानी बुक की मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, पास्ट पेपर्स जो हैं आपके क्लास 10th के, तो वो उसमें जितनी भी फैक्टराइजेशन आई हुई है, जितनी भी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो मौजूद हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाकर भी जो है चेक कर सकते हैं। नो डाउट कि वो सवाल ये जो बुक है आपकी इससे मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपको मेथड समझ में आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, किस तरह से करते हैं, कौन सी टेक्निक कब अप्लाई करते हैं, किस तरह से होती है। बहरहाल जो भी टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं वो मैं सारी पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपको, यानी अगर वो वीडियोस आप ना भी देखें प्लेलिस्ट वाली, तब भी आपको जो है जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएंगे। तो 3ab देखें माइनस में 3a स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखें माइनस के दोनों जानिब देखें 3 और 3, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है। सिमिलरली a और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है a की पावर 2, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कॉमन। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, तो माइनस के दोनों जानिब देखें क्या चीज़ एक जैसी है, तो 3 दोनों तरफ नज़र आ रहा है, दोनों तरफ सेम है, a दोनों तरफ नज़र आ रहा है, सेम है, लेकिन यहाँ पावर है 1 और यहाँ पावर है 2, तो आपने लोवेस्ट पावर जो है वो कॉमन निकालना होती है, ठीक है। तो लोवेस्ट पावर है देखें यहाँ पे 1, तो इसलिए मैंने 3 कॉमन निकाल लिया बाहर, और साथ ही साथ मैंने a कॉमन निकाल लिया यहाँ पे बाहर। अब जब आपने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल ली चीज़, ठीक है, तो जो बाकी चीज़ें बचने वाली हैं जो कि एक जैसी नहीं हैं, उन्हें आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है अलग से, फिर आप ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से हमने निकाला था कॉमन, तो इसलिए हमने जो है वो ब्रैकेट लगा देना है, और फिर इन दोनों टर्म में जो जो चीज़ें बाकी रह गई हैं जो एक जैसी नहीं हैं वो हमने लिख देनी है। तो यहाँ पे देखें 3 और a तो बाहर जा चुके हैं, तो b यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया b। उसके बाद माइनस साइन एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 3 यहाँ से देखें जा चुका है बाहर, ठीक है, और a यहाँ पे देखें पावर है 2,
तो a की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 a हैं यहाँ पर, तो हमने एक a यहाँ पे बाहर निकाल दिया है, लेकिन एक अंदर मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे, तो b माइनस a हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पर भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी जो कि सेम है, कॉमन है, ठीक है। तो 3 देखें यहाँ पे, इधर भी मौजूद है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये 3 के टेबल में आता है, ठीक है, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखें, यहाँ पे 3 मौजूद है। अब a की बात करें तो a इधर भी है, इधर भी है यहाँ पर, और यहाँ पर थर्ड टर्म में भी a मौजूद है। यहाँ पावर है a की 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, तो लोवेस्ट पावर कॉमन निकालनी होती है, इसलिए हमने 3a यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया है। अब इस बार हमने 3 टर्म्स में से कॉमन निकाला है, तो तीनों की जो रिमेनिंग्स हैं, जो बाकी बच गई चीज़ें, वो हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख कर दिखाना होंगी। तो 2 a हैं यहाँ पर, एक बाहर चला गया है, सिर्फ एक a रह गया अंदर, प्लस में उसके बाद 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 6 आए, ठीक है। सिंपली आप क्या करो, ये जो नंबर है 6, इसको आप जो भी यहाँ पे टर्म लिखी हुआ करे, जब आप कॉमन निकालो कोई नंबर, तो उससे जो है डिवाइड करा दिया करो इसको। जैसे 6 को डिवाइड कराएंगे 3 से, रिजल्ट आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। उसके बाद a बाहर जा चुका है, सिर्फ b रह गया है, अब यहाँ पे 2 भी हमने लिख दिया। उसके बाद देखें यहाँ पर 3a दोनों बाहर जा चुके हैं, b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब 3a देखें कॉमन टर्म्स आ गए, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए, यानी कि 3a b माइनस है, ये फैक्टर हैं इस न्यूमरेटर के, और ये नीचे वाले जो टर्म है इसके फैक्टर हैं 3a a प्लस 2b प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो 3a से 3a ये कॉमन फैक्टर्स थे, कैंसिल आउट हो गए। अब बच गया हमारे पास b माइनस a अपॉन a प्लस 2b प्लस में b स्क्वायर। अब मज़ीद आगे कोई सिम्प्लीफिकेशन इसमें नहीं हो रही, तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं अब इसका, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर। दो फ्रैक्शंस हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ये, तो पहली वाली तो उसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको एज इट इज़ लिखा हमने। दूसरे वाले में देखें, न्यूमरेटर में आपको दोनों तरफ a कॉमन नज़र आ रहा है, एक जैसा नज़र आ रहा है, तो a हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, तो अंदर बचा a प्लस बी। नीचे देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने निकाल दिया बाहर कॉमन, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया। अब इस वाले a प्लस बी से ये वाला a प्लस बी जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट होते तब कैंसिल नहीं करवा सकते थे, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तब हम कैंसिल आउट करवा सकते हैं। तो a प्लस बी से a प्लस बी जो है हमने कैंसिल आउट करा दिया। ऊपर नीचे होती है कैंसिलेशन, हमेशा याद रखिएगा। कैंसिलेशन उस वक्त होती है जब बीच में देखें या तो दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, या फिर ऊपर नीचे जो है चीज़ें मौजूद हों, और मल्टीप्लाई की फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए चीज़ें, और जो है सेम टर्म्स होंगी तब कैंसिल आउट होगा। अगर प्लस माइनस लगा हुआ है तो तब कैंसिलेशन नहीं होगी, ठीक है। अक्सर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन मतलब इसी तरह से सॉल्व करते करते अगर सवाल में अचानक प्लस साइन आ जाता है, तो वहाँ भी वो उनसे अगर पूछा जाए कि क्या करें आप अगला स्टेप, तो वो कहते हैं सर कैंसिल करा देते हैं। तो कैंसिलेशन जो है वो उसी वक्त होगी जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, प्लस माइनस का साइन मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्लस माइनस का साइन होगा तो फिर हमें एलसीएम वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, जो रिमेनिंग चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर देखें लिख दी हैं। a को मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, a माइनस बी एज इट इज़ यहाँ नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये आपको याद करना पड़ेगा ज़बानी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने रेफरेंस दे दिया, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, माइनस बी, ये रेफरेंसिंग कहलाती है। स्क्वायर ब्रैकेट में रेफरेंस को क्लोज करते हैं, सिंस के 3 डॉट्स इस तरह से यूज़ किए जाते हैं रेफरेंस देने के लिए। तो a प्लस बी a माइनस बी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब a माइनस बी और a माइनस बी ऊपर नीचे कॉमन है, कैंसिलेशन हो जाएगी, फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा a अपॉन 2 इंटू a प्लस बी। अब अगला सवाल देखते हैं पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे देखें x प्लस वाई होल स्क्वायर है, माइनस में z स्क्वायर है, ठीक। तो फॉर्मूला लग रहा है देखें इसके ऊपर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का। इस बार जो है a हमारे पास ये पूरी जो ब्रैकेट आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, ये हमें a की तरह ट्रीट करेंगे, इसको a स्क्वायर कहेंगे इसको, और z को हम कह रहे होंगे b स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूले का मैंने रेफरेंस दिया। अच्छा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी काम नहीं किया, तो इसलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रब हो गया, यानी कि इक्वल का साइन यहाँ पे इस स्टेप में नहीं है। सिर्फ आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आप रेफरेंस दे देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब a की जगह हमारे पास आ गया x प्लस वाई, b की जगह हमारे पास आ गया z, तो a प्लस बी हो गया ये। फिर a माइनस बी लिखना है, तो a लिखा x प्लस वाई
और माइनस साइन, फिर बी की जगह लिखा z, ब्रैकेट ओपन कर दिए सारे, x प्लस वाई प्लस में z हो गया, x प्लस वाई माइनस में z हो गया। उसके बाद ये दोनों चीज़ें देखें कि सेम थी तो कैंसिलेशन हो गई, तो रिजल्ट आया x प्लस वाई माइनस z। अब अगला सवाल देखते हैं, एम स्क्वायर माइनस में 6m है, 3m प्लस में 15 है और नीचे है 2m माइनस में 12। तो यहाँ पर देखें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ m एक जैसा लग रहा है हमें, तो m हमने कॉमन निकाल दिया। अंदर बचा m माइनस 6, क्योंकि यहाँ पावर 2 थी तो इसलिए एक m बाहर गया है, एक अंदर ही है, तो m माइनस 6 हो गया। यहाँ पे देखें 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन निकाल दिया हमने, m आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे आपने 15 को डिवाइड किया 3 से, क्योंकि 3 आपने कॉमन निकाला है, तो रिज़ल्ट आएगा 5। ठीक है, इसका रिवर्स करके भी देख सकते हैं आप कि आपने सही किया है या नहीं, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो रही हो, यानी कि आप इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके देखो यही चीज़ आ रही है, अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना आपने गलती कर दी है। तो अब m माइनस 6 है, नीचे वाला m माइनस 6। अच्छा, नीचे वाले की बात बता देते हैं। देखिए 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 2, ये 12 है और ये 2 है, और 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो 2 हमने जो है यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो m माइनस 6 बचा। अब ये दोनों कैंसिलेशन हो गई यहाँ पर, तो 3m इंटू m प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फाइनल इसका रिजल्ट है। पार्ट नंबर 6, 4t स्क्वायर माइनस में 36t प्लस में 80। तो यहाँ से देखें कॉमन आ रहा है 4, यानी कि 36 को आप डिवाइड करा देंगे 4 से तो 9 आएगा, 80 को डिवाइड कराएंगे 4 से तो 20 आ जाएगा। तो 4 यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये अंदर रह गया आप टी स्क्वायर माइनस में 90 प्लस में 20। सही। अब यहाँ देखें टी कॉमन आ रहा है, टी इधर भी है इधर भी है, तो टी यहाँ से कॉमन निकाला तो नीचे बचा 4 माइनस टी इंटू 5 माइनस टी। अब ये जो ऊपर आपको लिखी हुई नज़र आ रही है ना, टी स्क्वायर माइनस में 90 प्लस में 20, 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। तो इसमें जो दरमियान वाली टर्म है इसकी हमें ब्रेकिंग करना पड़ेगी, इसको तोड़ना पड़ेगा 2 हिस्सों में, तभी इसकी फैक्टराइजेशन होगी और सिंप्लीफिकेशन हो पाएगी। तो इस स्टेप को समझाने के लिए जो सेकंड स्टेप मैंने किया है कि यहाँ पे माइनस 90 की जगह माइनस 5t माइनस 4t कैसे आ गया, यहाँ हमने अप्लाई की है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, जो कि फैक्टराइजेशन की एक टेक्निक है, मेथड है इसका। तो ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए टी स्क्वायर माइनस में 90 प्लस में 20 हमारे पास मौजूद था। हमें करना ये होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, यानी कि दरमियान वाली जो टर्म है इसको तोड़ना होता है, 2 टर्म्स में तोड़ना होता है इस तरह से। इसका मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट टर्म, और ये जो वेरिएबल की पावर 2 वाली टर्म है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है देखें 1, और यहाँ पे है 20, तो 20 दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 20। विद साइन आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन था, तो 20 देखें यहाँ पे लिख दिया मैंने। बाकी टेक्निक समझें, मेथड समझें आप सिर्फ कि किस तरह से होगा ये। अब 21 से 20 आ गया। अब 2 नंबर हमें ऐसे सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आए ये चीज़ माइनस में 90 आए। अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों के साइन से पता चलेगा। अगर इन दोनों के साइन सेम है, इन दोनों टर्म्स के साइन अगर सेम है तो एडिशन करनी है, इन दोनों टर्म्स के साइन अगर ऑपोजिट हैं तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो फिलहाल यहाँ पे देखें 20 के साथ भी प्लस लगा हुआ है, टी स्क्वायर की जो साइन है स्टार्टिंग में कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका साइन प्लस है, यानी कि दोनों के सेम साइन है, तो इसका मतलब एडिशन करके हमें ये 90 माइनस में 90 बनाना है। अब 20 का जो है ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसका आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। बाज़ औक़ात बहुत सिंपल सी होती है, वैल्यूज़ तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ जाए तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना होती है, और फिर इससे आपको 2 वैल्यूज़ ढूंढना होती हैं। तो देखें 20 की मैंने कर दी प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर आता है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से चेक करेंगे, पहला प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। तो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ तो रहे हैं 3 नंबर, लेकिन हमें चाहिए 2 नंबर, तो इसलिए हमें कोई से 2 टर्म्स को आपस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो ये जो नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको 2 2 और 4, इनमें से किसी 2 को आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें लेट सपोज अगर मैं मल्टीप्लाई कराता 5 को 2 से, तो 5 2 से 10 हो जाता, और ये हमारे पास 2 बचता फिर। तो 10 और 2 से कभी भी 9 नहीं आ सकता, 10 और हमें लाना भी ऐड करके है, तो 10 + 2 12 बनता है, 9 नहीं बनता, इसलिए हम दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। अब तो 2 2 से मैंने 4 किया,
ठीक है, और फिर हमारे पास रह गया 5। तो 5 में 4 ऐड कराएं तो हमें 9 मिल जाता है, तो इसलिए मैंने 5 और 4 जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि देखिए हमें एडिशन करके लानी है ना, तो एडिशन उसी वक्त होती है जब साइन सेम हो। ठीक है, अब इस टर्म का साइन देखना है हमें कि क्या होगा। मिडिल टर्म का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसीलिए जो है मैंने दोनों टर्म्स के साथ माइनस साइन लगा दिया है। अगर ये पॉजिटिव होता तो दोनों टर्म के साथ प्लस साइन आता, अभी ये नेगेटिव है तो दोनों टर्म के साथ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया है। क्लियर। अब ये जो भी वेरिएबल यहाँ पे लिखा होगा, टी हो, एक्स हो, वाई हो, जो भी हो, वो वेरिएबल आपने इन दोनों के साथ लिख देना है। अब यानी कि आपने -90 की जगह आप पुट करेंगे -5t और -4t। तो इस तरह से देखें, ये वाला स्टेप इस तरह से होगा। तो फ़िलहाल आपको हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो अगर आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो है ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करते जाते हैं तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होती, आसान होता जाता है। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आपकी, यानी कि आप देखते ही बता दोगे कि ये जो है इसकी जगह टर्म्स हम लिख सकते हैं, इतनी आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो -19t की जगह देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है -5t और -4t, और बाकी जो भी था वो सब लिखा हुआ है एज इट इज़, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब ऐसे लिखे हुए हैं। अब देखें यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है t, और इन दो टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4। ठीक है, इससे पहले जितने भी सवाल हमने किए हैं हम पूरी एक्सप्रेशन में से हम कॉमन निकाला करते थे, लेकिन अब देखें यहाँ पे हम सिर्फ इन दो टर्म में से कॉमन निकाल रहे हैं और इन दो टर्म में से अलग से नंबर कॉमन निकालेंगे। देखें किस तरह से निकलेगा। तो यहाँ देखें टी और टी एक जैसे लग रहे हैं, तो टी निकाल दिया हमने कॉमन। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद लाजमी याद रखें कॉमन निकलेंगे और दो चीज़ें कॉमन निकलती हैं। ठीक है, मतलब 4 टर्म्स आती हैं हमारे पास और दो में से हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है। तो यहाँ पे इन दो टर्म में से हमारे पास टी कॉमन आ रहा है, तो टी कॉमन निकाला, अंदर बचा t-5। 2 टी थे, एक रह गया, और यहाँ से यहाँ पे एक ही टी था तो सिर्फ -5 रह गया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन निकाला हमने 4। ठीक है, क्योंकि 20 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 मैंने कॉमन निकाल लिया। साथ में ये भी याद देखें कि माइनस में कॉमन निकाला है। माइनस में जब कॉमन निकालते हैं तो ये जो साइन होता है ना अंदर वाला, ये चेंज हो जाता है, तो इसी वजह से ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। टी यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया हमने, 20 को 4 से डिवाइड कराया तो 5 आया, तो 5 लिख दिया हमने। अब देखें t-5 और t-5 दोनों तरफ एक जैसा है, इस वाले माइनस के दोनों जानिब देखें, यानी कि ये पूरी एक टर्म बन गई है। अब ये पूरी एक टर्म बन गई है। इन दोनों टर्म्स में t-5 कॉमन है, एक जैसा है, तो t-5 हमने कॉमन निकाल दिया। अंदर बचा t-4। देखें यहाँ पे t रह गया सिर्फ, और यहाँ पे ये 4 रह गया, बीच में माइनस साइन है तो -4। क्लियर। अब देखें यहाँ पर t-5 है और यहाँ पर है 5 - t, यहाँ पे t-4 और यहाँ पर है 4 - t। तो हमने क्या किया, हमने माइनस कॉमन निकाला जानबूझकर, माइनस जो है कॉमन निकाला जानबूझकर इन दोनों में से। ठीक है, t-4 में से भी कॉमन निकाल दिया और t-5 से भी कॉमन निकाल दिया। तो -1 कॉमन निकालने से हुआ ये, ज़बरदस्ती निकाला है हमने ये, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, यानी कि ये बन जाएगा 5 - t और ये बन जाएगा 4 - t। ठीक है, अब -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएंगे +1, और ये नीचे ऊपर देखें सेम हो गए, कैंसिलेशन हो गई, तो सिर्फ रह गया हमारे पास 4/t। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी भी था, इसमें बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हो रही थी, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो इसको आप अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि यही सवाल जो है आ सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, पार्ट नंबर 7, x² माइनस में 2x माइनस में 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस में x माइनस में 2। तो यहाँ देखिए मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है अगेन यहाँ पर, तो x² माइनस में 3x प्लस में x माइनस में 3, यानी कि ऊपर वाली टर्म जो है इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दी है। तो बहुत सिंपल सा था, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1 x² का, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मौजूद है 3, तो 3 1 3 हो गया। विद साइन मैंने कहा था आपसे, फिलहाल मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये काम आपने रफ वर्क में करना होता है। ठीक है, असल जो वर्किंग है वो ये है आपकी। ठीक है, रफ वर्क आप चाहें तो शो कर दें, चाहे ना करें, कोई इतना इश्यू नहीं होता, क्योंकि कुछ जो है वो मतलब प्रैक्टिस करने पर आप इतने इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप डायरेक्टली जो है लिख सकते हैं ये, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे इस टर्म का साइन है माइनस और इस टर्म का साइन है प्लस, ऑपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन से हमें लाना है इस बार माइनस में 2x। अब देखें 3 और 1 में से, 3 में से जब मैं 1 माइनस करूँगा, सब्ट्रैक्शन करूँगा, तो मेरे पास 2 आ जाएगा, तो इसलिए
यहाँ देखिए अब माइनस में 3x ले लिया मैंने और प्लस में x ले लिया। अब ये माइनस साइन 3 के साथ क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ आप वो साइन लगाएंगे जो यहाँ मौजूद है, ठीक है, याद रखिएगा। माइनस यहाँ जो मिडिल टर्म के साथ जो साइन होगा वो बड़ी टर्म लास्ट टर्म जो होगी ग्रेटर वैल्यू जो होगी उसके साथ आपने लगाना है। तो माइनस जो है 3 के साथ लगाया हमने ताकि -3 और प्लस x ये मिल के बनाए -2x। अब ये -2x की जगह ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं इस स्टेप में। नीचे भी यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही थी, ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी कर दी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सब्ट्रैक्शन से यहाँ पे 1 लाना है, तो 2 - 1 1 होता है, तो 2 1 2 है, 2 - 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -2x प्लस में x लिखा हमने यहाँ पर इस -x की जगह मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए। अब उसके बाद देखें कॉमन आएगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग होने के बाद दो टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे x, इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसके ब्रैकेट लगा दिया, चाहें तो 1 लिख लें चाहे ना लिखें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है और नीचे भी 1 कॉमन आ रहा है, तो x - 2 हमने इसको लिख दिया। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जब भी आप करेंगे ये वाला कॉमन वाला स्टेप तो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने ठीक किया है, अदरवाइज़ आपने गलत कर दिया है। तो x - 3 दोनों में सब देखें कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, नीचे से x - 2 कॉमन निकाला, x + 1 सेम हो गया, कैंसलेशन हो गई, तो फाइनल आया x - 3 अपॉन x - 2। आज की वीडियो लग रहा है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बहरहाल 2 पार्ट रह गए। तो 4x² प्लस में 24x प्लस में 36, यहाँ से कॉमन आ रहा है 4, तो 4 मैंने कॉमन निकाला, x² बचा, 4 6 24 होता है इसलिए 6x लिखा, 4 9 36 होता है 9 लिख दिया। अब इसको जो है हमने क्या करना है, इसे यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर की टेक्निक, ठीक है। देखें पहली टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है और लास्ट टर्म जो है इसका भी स्क्वायर हो रहा है, 3 की पावर 2 9 होता है। और जब 2ab वाले टर्म हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखें लिख सकते हैं हम इसको, 3 2 6 होता है 6x, यानी कि मैंने फार्मूला कंप्लीट करना होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में a + b होल स्क्वायर का या फिर a - b होल स्क्वायर का। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाया है। उसके बाद नीचे देखें डिनोमिनेटर में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा अब x² और साथ में बचा 27 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 9 आएगा। यहाँ पे जो है फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² का, लेकिन पहले फार्मूले की शक्ल में इसको लेकर आएंगे, यानी कि स्क्वायर लगा के दिखाया मैंने पहले कि 3 की पावर 2 जो है वो 9 होता है। अब ये a² - b² का फॉर्मूला नीचे अप्लाई हो रहा है, इसका रेफरेंस दे दिया, ऊपर अप्लाई हो रहा है a + b होल स्क्वायर, तो रेफरेंस दे दिया अप्लाई कर दिया, यानी a की जगह हम लिखेंगे x और b की जगह हम लिखेंगे 3, तो a + b होल स्क्वायर है तो x + 3 होल स्क्वायर हो गया। और नीचे जो है वो a + b a - b में कन्वर्ट कर देंगे नीचे वाली चीज़ को, तो x + 3 × x - 3 हो गया, x + 3 और x + 3 सेम है तो पावर 1 के ऊपर लगा देंगे, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी -1 हो जाएगा, ये नीचे से गायब हो जाएगा अभी x + 3 और 2 - 1 फिर ये बचेगा सिर्फ 1, 1 पावर को नहीं लिखते, तो 4 × x + 3 डिवाइडेड बाय 3 × x - 3, तो ये इसका जो है फाइनल रिजल्ट है। अब आखिरी सवाल y + z y² माइनस में 2yz प्लस में z², नीचे देखें कॉमन आ रहा है हमारे पास y, तो नीचे से y कॉमन निकाल कर y + z को इससे कैंसिल कराया, फिर हमने जो है फार्मूले का रेफरेंस दे दिया, ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा था a - b होल स्क्वायर का, अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आपको बताऊं। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।